So hello guys, welcome back to my channel. Today we are going to start with the human reproduction chapter. हम बेसिकली इसका लेक्चर 1 कवर करेंगे. इसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे, ऑल्सो द इंट्रो ऑफ दिस चैप्टर. ओके, इसको कुछ पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहला हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, फॉलोड बाय द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. देन ऐसे ये मूव करेंगे, ठीक है. जैसे यूनिट्स हमारे को दे रखी हैं 10-10 5-5 मिनट की लेक्चर्स में हम कवर करेंगे सारी चीज़ों को. एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन विल बी कवर्ड, okay, along with the important lines for the NEET exam. Clear? So without any further ado, let's start. So basically हमारी NCERT में स्टार्टिंग कैसे है कि humans are what? viviparous or oviparous? Right, we are viviparous means we give birth to babies, right? But there is one mammal which give birth to, this is a quick check for how much you are prepared for your NEET exam, कि ऐसा कौन सा मैमल होता है विच इज़ ओविपेरस, द सिंगल मैमल विच इज़ ओविपेरस. आई होप यू गाइज कैन रिकॉल इट फ्रॉम योर एनिमल किंगडम. मैं हिंट भी दे देती हूँ, उस चैप्टर में है. येस, ट्रू दैट, ब्लैक बिल्ड प्लेटिपस हमारे पास आंसर होता है इसका, जिसका आपको इमेज भी दे रखा है, ठीक है, नीचे. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, उसकी इमेज भी आपको आनी चाहिए. दूसरा नाम इसका क्या होता है? ऑर्निथोरिंकस. बड़ा भयानक सा है, बट ये सबको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. एक्सेप्शंस आर ऑलवेज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर नीट एग्जाम. क्लियर? ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस द स्टेप्स विच आर फॉलोड कंटिन्यूअसली एंड द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स विच अकर ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन. क्लियर? सो बेसिकली द स्टेप्स आर एज फॉलोज. सबसे पहला होता है gametogenesis, right? There is the formation of the gametes which is followed by insemination. Insemination is the process जिसमें जो sperm होता है, that is the male gamete is transported from the male body into the female body's vagina. Okay, insemination के बाद the next step comes is fertilization. राइट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन देर इज़ द इवेंट विच इज़ नोन एज इम्प्लांटेशन, जिसमें जो हमारा जाइगोट फॉर्म हो रखा है उसका इम्प्लांटेशन होगा इन द यूट्रस ऑफ द फीमेल. देर इज़ इम्प्लांटेशन ऑफ द जाइगोट. नेक्स्ट इज़ फॉलोड बाय द 9 months ऑफ जेस्टेशन पीरियड, जिसमें मदर विल कैरी द बेबी फॉर 9 months इन हर वूम एंड द फीटस विल ग्रो साइमल्टेनियसली. द लास्ट स्टेप इज़ द पार्चुरेशन, जिसमें क्या होती है? डिलीवरी होती है ऑफ द बेबी. क्लियर? एंड उसके बाद में आता है हमारे पास लैक्टेशन पीरियड विच शुड आइडियली लास्ट फॉर 2 years फॉर रेजिंग अ हेल्दी किड. क्लियर? सो गाइज, मैंने ये डिटेल में यहाँ पे आपको लिख दिया है क्लियरली, जैसे आपको विजिबल होगा. गैमेटोजेनेसिस, ये हमारे इवेंट्स हैं, उनका सीक्वेंस है. गैमेटोजेनेसिस में oogenesis होता है इन द केस ऑफ फीमेल्स एंड स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स इन द केस ऑफ मेल. राइट, इंसेमिनेशन फॉलोड बाय द फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, then the gestation period ideally of 9 months or 36 weeks we can say. Then there is the parturition or the delivery of the baby followed by the lactation. हम इस चैप्टर में ये सारे जो हमने स्टेप्स लिखे थे वो 1 by 1 डिस्कस करेंगे. बट बिफोर दैट वी शुड हैव एन ओवरऑल आइडिया ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल एज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. क्लियर? देन विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द गैमेटोजेनेसिस, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट both of the males as well as of the females. Clear? So male reproductive system basically includes the primary male sex organ, that is a pair of testes. Okay, first a pair of testes, then we'll be having the male accessory ducts. फीमेल में भी होते हैं ये, इसलिए हम मेल एक्सेसरी डक्ट्स डिस्कस करते हैं. इसमें हमारे पास क्या क्या आता है? फर्स्ट कम्स द रेटेटेस्टिस. हम डिस्कस करेंगे व्हाट दी स्ट्रक्चर्स आर अलॉन्ग विद द डायग्राम्स. रेटेटेस्टिस डायग्राम्स आप देखोगे तो ज़्यादा इजीली विजुअलाइज कर पाओगे और समझ पाओगे, रिटेन कर पाओगे. क्लियर? रेटेटेस्टिस, देन वासा एफरेंशिया, vasa efferentia, and then we are having the epididymis, and the last but not the least is the vas deferens. Vas deferens or the ductus deferens.
ये नाम भी आपको ऑल्टरनेट नाम याद होना चाहिए, इन केस डक्टस रेफरेंस आ गया तो यू डोंट हैव टू कन्फ्यूज विद इट गाइस, आपने इसको पढ़ा है, क्लियर। अ पेयर ऑफ टेस्टिस, द मेल सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन, द मेल एक्सेसरी डक्ट्स along with the glands we are having 3. We can remember with the mnemonic BPS. The mnemonic is BPS. One is the bulbourethral gland. Okay, this gland is also known as the Cowper's gland. हम इन glands के बारे में अलग से पढ़ेंगे. P stands for the prostate gland and S stands for the seminal vesicle. Okay. We have the male external genitalia. एक्सटर्नल जेनेटेलिया मतलब जैसे फीमेल्स में होता है लाइक द वजाइना, द सर्विक्स, labia majora, minora, etc. etc. Cervix is basically the part of uterus, not external genitalia as such. But male external genitalia includes only the one organ, which is the penis. Okay, it is penis. This organ basically helps in the insemination. Okay, and the penetration in the female body. सो गाइज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 1 बाय 1 हम जो स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए अभी उनको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमने देखा था अ पेयर ऑफ टेस्टिस, है ना। टेस्टिस में पहले तो ये हम क्लियर कर लेते हैं, IS और ES हमने कब यूज़ करना होता है। बेसिकली हियर ES स्टैंड्स फॉर द प्लूरल, दैट इज जब हम 2 टेस्टिस की बात करते हैं विच इज़ नॉर्मली प्रेजेंट इन द मेल बॉडी, राइट। एंड दिस IS इज ओनली फॉर द सिंगुलर पर्पज, क्लियर। आई होप दिस इज क्लियर। सो द टेस्टिस इज लोकेटेड outside the abdomen. The most important question and the favorite question of the NEET. It has been the PYQ also. Why is it present outside the abdomen? That is in a sac-like structure called the scrotum. ऐसा क्यों होता है? Because scrotum basically is a sac-like structure present outside the abdominal cavity. It maintains 2 to 2.5 degrees Celsius low temperature than the normal human body temperature. Why so? Because this temperature is very very important for spermatogenesis. अगर इतना low temperature नहीं मिला to the testis, then it is not gonna form these sperms. Okay, so this is must in our body. Our normal human body temperature is 37 degrees Celsius, usual one. Okay, if we subtract this, we get 34.5 to 35 degrees Celsius. This should be the required temperature for the purpose of spermatogenesis. If this is not available in our body, no spermatogenesis is going to happen. Okay, that is why it is recommended for the boys to stay away from or to keep away their private parts from the heat kind of places. Okay, so that their normal spermatogenesis is not affected. Normal dimensions of testes are, first, their length is 4 to 5 centimeter and 2 to centimeter is the width. Clear? The testis is covered by the dense covering called as albuginea. This is more than enough for your need purpose. Albuginea vasculosa, vaginalis are present but not required, okay, at your level right now. It will be part of your MBBS first year. Clear? Okay, so basically हमारा testis जो होता है, it is responsible for the spermatogenesis. It is the site of spermatogenesis. The basic requirements are 2 to 2.5 degrees Celsius low temperature than the body temperature of the human. Now when we talk about the internal structure of the testis, so internally each testis, suppose if this is the testis, its shape is basically oval. Okay, if we suppose this is a testis, then what happens? Each testis, like one testis, is divided into how many compartments? 250 compartments. Like these many 250 compartments are present in each testis. And if we count to total testis, like in both the testes we have 500 compartments. Clear? एक testis में पूछा जाएगा तो 250. If they ask you about both the testes, then it is 500 compartments. Or the lobules, these are called as testicular lobules, as these lobules are present in the testis and so they are named as testicular lobules. Now we discuss these testicular lobules are further having few structures
and they are super important structures. Okay, each, like one testicular lobule will have 1 to 3 highly coiled structures called as the seminiferous tubules. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. अब हम माइक्रो लेवल पे जा रहे हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस हम देखने लग रहे हैं. ठीक है, तो हमने ये देखा कि एक टेस्टिस अगर हम उठाते हैं तो उस टेस्टिस के अंदर 250 लॉब्यूल्स प्रेजेंट होंगे, टेस्टिकुलर लॉब्यूल, और हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर 1 to 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होंगे नोन एज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. तो अगर आपसे पूछा जाए एक टेस्टिस में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, तो एक टेस्टिस में हमारे पास 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स हैं, और एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं. सो 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे, वी विल मल्टीप्लाई दिस. तो एक टेस्टिस में हमारे पास आ जाएगा ऑलमोस्ट 250 to 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. क्लियर? ये आपको बेसिक कैलकुलेशंस यू शुड बी नोइंग, लाइक इन केस ऐसा क्वेश्चन आ गया तो यू शुड बी एबल टू डू इट. सिंपल मैथमेटिक्स है. ओके, अब हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है इट इज़ बेसिकली हैविंग 2 kind of cells. द 2 cells आर एज द मेल जर्म सेल. वेरी इंपॉर्टेंट. जर्म सेल्स क्या करते हैं, गैमीट्स बनाते हैं, है ना. मेल जर्म सेल्स विल प्रोड्यूस व्हाट, sperms by the process of spermatogenesis. Clear? And the second kind of cells that they have are the Sertoli cells, जिसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है. Sertoli cells or the helper cells or the sustentacular cells. Okay, these cells or the sister cells. Okay, they do what basically, they provide nutrition. हम देखते हैं ना कि एक मेन स्ट्रक्चर है मेल जर्म सेल, इसको अब न्यूट्रिशन भी तो चाहिए. Who is gonna do that? The Sertoli cells. They provide nutrition to the male germ cell. Clear? This is the function of the Sertoli cells. Very important. Okay, now we have seen each testis has 250 testicular lobules. ओके, और एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल अगर हम पिक करें, इसमें 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे, बट उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर भी तो कुछ स्ट्रक्चर होगा जो खाली होगा, है ना. दोज एम्प्टी स्ट्रक्चर्स विच लाई आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर कॉल्ड एज द इंटरस्टिशियल स्पेसेस. दीज आर रेफर्ड टू एज इंटरस्टिशियल. इंटरस्टिशियल का मतलब ये होता है कोई एम्प्टी स्पेस, है ना, कोई वेकेंट स्पेस. These are called as interstitial spaces which has got some cells which are referred to as, very important, very important and favorite question of NEET. It has been the PYQ also कि interstitial spaces में कौन से cells होते हैं, the interstitial cells, also called as the Leydig cells, very popular with this name, Leydig cells. इनका फंक्शन क्या होता है, they produce androgens. What do they produce? Androgens, the male sex organ. Androgens are the male sex organ, and one of the most important androgen in a body is the testosterone. Right guys, I hope यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं इनके बाहर जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है उसमें कुछ सेल्स होते हैं नोन एज द इंटरस्टिशियल सेल्स और द लीडिक सेल्स, मोर फेमस with this name, and their function is to produce the androgens. Androgens are produced by the Leydig cells, not by the Sertoli cells. Sertoli cells का सिर्फ एक काम है support provide करना. They only provide the support, nutrition to the male germ cell, right? One of the major androgen in the male body is the testosterone. So हमने टेस्टिस के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया है. Now we'll be discussing about the male accessory ducts. Okay, ducts में हमने क्या क्या देखा था. सबसे पहले there is the retetestis, then we have the vasa efferentia, epididymis and the vas deferens. अब इनको one by one हम देखते हैं. Suppose दिस इज़ द टेस्टिस. क्लियर? अब इसमें क्या है हमारे पास, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं बहुत सारे, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स. ओके, सो दे आर फॉर्मिंग अ नेटवर्क known as the retetestis. It is further connected to a structure known as the epididymis. It is known as the epididymis. Okay, epididymis से retetestis connected होता है with this network of structure called as the
वासा एफरेंशिया, इट इज़ नोन एज द वासा एफरेंशिया. अब ये एपिडिडाइमिस जो होता है, इट विल बी कंटिन्यूड विद द वास डिफरेंस. इट विल बी कंटिन्यूड विद द वास डिफरेंस. वास डिफरेंस और वासा एफरेंशिया में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना. द वास डिफरेंस विल गो टू द यूरिनरी ब्लैडर, वहाँ से यूरेथ्रा में कंटिन्यू करेगा ऑफ द मेल. क्लियर? ओके, एक बार फिर से देखते हैं. ये हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क था, विच इज़ फॉर्मिंग अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द रेटे टेस्टिस. रेटे मतलब नेटवर्क. ओके, फिर ये कनेक्टेड होता है एपिडिडाइमिस से विद द हेल्प ऑफ वासा एफरेंशिया. ठीक है, ये एपिडिडाइमिस है जिसका ये कौन सा पार्ट है, हेड पार्ट है. दिस इज द बॉडी एंड दिस इज द टेल पार्ट ऑफ द एपिडिडाइमिस. Now this continues with the vas deferens, which is very long structure, passes up, goes to the urinary bladder. From there it joins with the urethra and opens outside through the penis. Clear? Okay. अब आपको पैसेज पूछा जाए, पैसेज ऑफ द स्पर्म, तो यही पाथ फॉलो होगा क्योंकि स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड वेयर, लाइक द मेल germ cells are forming the sperms, it is produced in the seminiferous tubule. तो यही तो बात होगा. पहले रेटी टेस्टिस होंगे, then comes the vasa efferentia, then the epididymis and lastly the vas deferens. फिर आगे का प्रोसीजर, आगे का पाथ हम देखेंगे. the vas deferens is also known as the ductus deferens. इसने कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है. अगर आप इस फिगर में फोकस करो तो इतना पार्ट हमने अभी डिस्कस किया कि दिस इज़ अ टेस्टिस, राइट टेस्टिस है जिसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं लॉब्यूल्स के अंदर. ठीक है, रेटिन टेस्टिस का नेटवर्क है विच इज़ कनेक्टेड वाया द वासा एफरेंशिया टू द एपिडिडाइमिस एंड इट इज़ कंटिन्यूइंग विद द वास डिफरेंस. नाउ गाइस ध्यान से देखो, ये वास डिफरेंस जो है ये बहुत ही लंबा स्ट्रक्चर है, दोनों साइड सिमेट्रिकली प्रेजेंट होता है. टेस्टिस को कनेक्ट करता है विद द यूरिनरी ब्लैडर. ये देखो, ये जो हमारे पास ट्राइगोन है, ये ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है, दिस इज़ द यूरिनरी ब्लैडर. ये यूरेटस है हमारे, ठीक है, जो ड्रेन हो रहे हैं इनटू द यूरिनरी ब्लैडर. अभी हमारे पास वास डिफरेंस यहाँ पे एम्पुला लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, थोड़ा डायलेट हो जाता है. उसके बाद इट जॉइंस विद द सेमाइनल वेसिकल्स. दीज आर द ग्लैंड्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स ऑफ द मेल. ओके, सेमाइनल वेसिकल के साथ जॉइन होकर के इट विल ओपन डायरेक्टली इनटू द यूरेथ्रा. यूरेथ्रा जो होता है, मेल यूरेथ्रा बेसिकली, द मेल यूरेथ्रा इज़ यूजुअली लॉन्गर. कितना, 18 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, वेरस फीमेल्स का सिर्फ 4 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होता है. ठीक है, और मेल यूरेथ्रा जो होता है गाइस, इट इज़ द कॉमन पैसेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ द कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एज वेल एज द स्पर्म, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बट फीमेल में यूरेथ्रा जो होता है, इट इज़ फॉर द यूरिन टू पास आउट एंड वी हैव दिस सेपरेट ओपनिंग for other purpose in the female. Okay, but in case of males, the urethra is usually longer, like you can see almost 5 times longer as the penis is longer. Okay, and it is present throughout the penis as you have seen in the diagram, and it is the common passage for urine and sperm, very very important. Now this urethra opens out. Okay, if I draw the structure for you people, so this is the urethra basically present, and here is the penis. Okay, if I try to draw for you guys, okay, so this is the penis, right? The external opening of urethra is known as the urethral. Important guys, it is known as the urethral meatus. ठीक है, it is the external most opening of the urethra and this entire structure is the urethra. इसके further parts होते हैं, ये आगे आपको डिटेल में देखना है, not right now. Okay, it is covered by the penis. Now we discuss about the penis. सो हमने देखा था कि पेनिस जो होता है, इट इज़ द मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का पार्ट है ना. एक ही पार्ट आता है मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में, दैट इज़ द पेनिस. बेसिकली इट हेल्प्स इन द पेनिट्रेशन ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स और इट हेल्प्स इन द इंसेमिनेशन. ठीक है, ओके. द पेनिस इज कवर्ड फ्रॉम आउटसाइड बाय अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द foreskin. It is covered from outside by the structure called as the foreskin, which retracts during sexual intercourse. Okay, अगर ये रिट्रैक्शन भी नहीं हो पाती है तो काफ़ी टाइम पे इनफर्टिलिटी के केसेस होते हैं. ठीक है, द foreskin covers a particular structure of the penis which is enlarged. This particular structure you can appreciate guys.
कि ये थोड़ा एनलार्ज स्ट्रक्चर जो होता है पेनिस का, इसको हम कहते हैं दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द ग्लांस पेनिस. इट इज़ कॉल्ड एज द ग्लांस पेनिस. बल्ज्ड एंड जो होता है पेनिस का उसको, यानी बाहर की जो कवरिंग है, दिस इज डेफिनेटली द फोरस्किन, है ना. इट कवर्स द ग्लांस पेनिस. The bulb-like structure of the penis is called as the glans penis. I hope this is clear to you guys. Okay. Basically जो penis होता है, it helps in the penetration. How come? Because जैसे ही कोई भी erection होती है, basically इसमें कुछ टिश्यूज़ होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज द इरेक्टाइल टिश्यूज़. इरेक्टाइल टिश्यूज़ क्या करते हैं? दे हेल्प इन द इरेक्शन ऑफ द पेनिस. क्यों? क्योंकि देर आर मल्टीपल ब्लड वेसल्स सप्लाइड इन द पेनिस. ओके, जैसे ही देर इज़ एनी इंटरकोर्स की हैपनिंग और समथिंग लाइक दैट, द ब्लड रशेज इन टू दीज वेसल्स एंड इट बिकम्स वेरी enlarged. ओके, द ब्लड वेसल्स आर filled with the blood. These are the blood vessels, जिसकी वजह से there is enlargement of the penis during any kind of penetration. Is that clear? Because the rush of the blood into the blood vessels of the penis. It has the erectile tissues also. Those are basically muscular tissues. Okay, corpora cavernosum and the corpus spongiosum. Not for you people at this level, but yes, नाम आपको थोड़े बहुत अगर आइडिया हो तो that is well and good. मैं बता देती हूँ आपको रैंडमली, आप लिख सकते हो कॉर्पोरा कैवर्नोसा और द कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. क्लियर है? दीज आर द इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट इन द पेनिस फॉर द इरेक्शन पर्पज. नाउ वी आर लेफ्ट विद द डिस्कशन ऑफ वन वर्ड, देयर इज द इजैकुलेटरी डक्ट. तो गाइस ये इजैकुलेटरी डक्ट बनता कैसे है? हमने देखा था कि जो वास डिफरेंस होता है ना, the vas deferens right from the epididymis, it moves up, it ascends. फिर यूरिनरी ब्लैडर के हमारे पास समाइनल वेसिकल के साथ ज्वाइन करके ये एक डक्ट बनाता है, विच इज़ नोन एज द इजैकुलेटरी डक्ट, है ना. बेसिकली इजैकुलेशन होती है जब, तो इजैकुलेटरी डक्ट उसके लिए. क्लियर है? नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डक्ट्स. सॉरी, डक्ट्स तो क्लियर हो गए हमारे. ग्लैंड्स भी हमने देखने. अब वी हैव डिस्कस द डक्ट, वी हैव डिस्कस्ड द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वी आर लेफ्ट विद द डिस्कशन ऑफ द ग्लैंड्स. तो हमने 3 ग्लैंड्स बात करी थी, बीपीएस से याद करा था हमने, द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड स्माइनल वेसिकल्स. बेसिकली इन ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है? अगर मैं आपसे डक्ट्स का फंक्शन पूछूँ तो क्या बताओगे? कि डक्ट्स जो होते हैं दे बेसिकली ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम टेस्टिस अप टू द यूरेथ्रा और द यूरिनरी ब्लैडर, हम कह सकते हैं. दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म एंड ऑल्सो दे गिव द टाइम फॉर द मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म. ठीक है, सेम वे से ये ग्लैंड्स जो होते हैं इनका भी अपना अपना फंक्शन होता है. कुछ ग्लैंड्स जो होते हैं दे ऐड फ्रक्टोज, वेरी इंपॉर्टेंट, इन द सीमेन. द सीमेन कंसिस्ट ऑफ बेसिकली the sperm and the secretions from these glands. The secretion from these 3 particular glands is known as the seminal plasma. It is called as the seminal plasma. ठीक है, अब उसमें क्या क्या होता है उस secretions में अभी हम डिस्कस करेंगे. हमारे पास फ्रक्टोज जो होता है इट इज़ फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द स्पर्म. ठीक है, द स्पर्म नीड्स एनर्जी फॉर इट्स बीटिंग ऑफ द फ्लैजिला एंड रीचिंग टू द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, है ना. फ्रक्टोज प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन और एनर्जी टू स्पर्म ऑब्वियसली, है ना. एंड इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द केस ऑफ फीमेल्स, इन द बॉडी ऑफ द फीमेल्स, एंड इट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द केसेस ऑफ रेप, वी कैन से, as it is not found usually normally in the female body, and if there is any case of rape then it is detected in the female body, which indicates that there has been insemination in the female body. Clear? Also the seminal plasma has fructose, calcium and certain enzymes too. ठीक है, the most important question which is asked in the boards as well as in the NEET also sometimes, कि which gland helps in the lubrication of the penis. Very important, the penis must be lubricated while any sexual intercourse. ठीक है, so it is the bulbourethral gland or the Cowper's gland which helps in the lubrication of the penis. Super important question. Okay,
So I guess we have discussed the entire of the male reproductive system. If I have in case missed out something, then you guys may comment below and I'll make sure to add it on in the next video. Clear? We are left with the discussion of one diagram. Let me show you guys. The diagram is this one. I'll request you guys to look it into your books, as it might look like little messed up here. So basically we can appreciate here the seminiferous tubules. This is one seminiferous tubule, right? Outside the structure we are having the interstitial space and the interstitial cells present out there. The interstitial cells are also called as the Leydig cells, which produce the androgens. Don't forget, guys. Now in the seminiferous tubules we have two kind of cells. First is the male germ cell, which is also called as the spermatogonia, which forms further by spermatogenesis the sperms or the spermatozoa, right? You should be able to identify this structure as spermatozoa. Okay, the Sertoli cells are differentially marked here. They don't have any kind of flagella as it is present in the case of spermatozoa, as they need to flow, right, within the semen. So Sertoli cells are present without any kind of flagella, so you can easily identify them. The Sertoli cells, the spermatozoa, spermatogonium, which give rise to the spermatozoa, and the interstitial cells present in the interstitial spaces. Okay, thank you guys.